से शुरू होती है। जनरल पेंटर को अच्छे दाम पर नकली नोट खरीदने का ऑफर देता है और कहता है 6 महीने के लिए अपनी पूरी गैंग के साथ मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ और मेरे लोगों को भी अपने जैसा परफेक्ट नकली नोट बनाना सिखा दो। फिर जनरल हंसते हुए कहता है अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वे इस डील के लिए तुरंत मान जाते। यह बात सुनते ही पेंटर के चेहरे के हाव भाव भयानक तरीके से बदल जाते हैं। वह धीरे से कुर्सी से उठकर जनरल के पास जाता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है 7 साल पहले तुमने ही मेरे पिता का खून किया था। यह सुनकर जनरल समझ जाता है कि पेंटर यहाँ बिजनेस करने नहीं बल्कि बदला लेने आया है। पेंटर अपनी शर्ट खोलकर दिखाता है कि उसकी पूरी बॉडी पर बम बंधे हुए हैं। फिर वह चिल्लाकर ली को रिमोट का बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे थर थर कांप रहा ली अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा है। पेंटर के और भी जोर से डांटने पर ली के हाथ से रिमोट जमीन पर गिर जाता है और गिरते ही उसका स्विच दब जाता है। लेकिन धमाका पेंटर की बॉडी पर बंधे बमों से नहीं होता क्योंकि वे तो नकली थे। असल में ब्लास्ट बाहर पार्क की हुई पेंटर की गाड़ी में होता है। मतलब क्या ही बोलूं, यह आदमी अपनी गाड़ी में पूरा का पूरा बम लेकर घूम रहा था। धमाके के जोरदार झटके से जनरल के कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। बाकी लोग दौड़कर आते हैं और पेंटर पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन पेंटर दोनों हाथों में 2 पिस्टल लेकर ऐसे स्टाइल में गोलियां चलाता है कि एक के बाद एक लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी क्योंकि जनरल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, पर पेंटर ने इसके लिए पहले से इंतजाम कर रखा था। उसका एक साथी दूर जंगल से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागना शुरू कर देता है। रॉकेट लॉन्चर के हमलों से वहां सब कुछ उड़ जाता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। चारों तरफ धुएं और बर्बादी के बीच पेंटर 2 राइफलें लेकर और भी लोगों को साफ कर देता है। फिर उसके कुछ और साथी गाड़ियां लेकर आते हैं और जनरल के आदमियों को कुचलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जनरल के कुछ लोग जंगल में घुसकर रॉकेट लॉन्चर चलाने वाले बंदे को खत्म कर देते हैं। इन सब के बीच बेचारा ली एक कोने में दुबक कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये गोलीबारी काफी देर तक चलती रहती है। आखिर में जनरल खुद एक आर्मर्ड कार लेकर आता है और पेंटर पर सीधी फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन पेंटर जबरदस्त स्टाइल में कूदकर उस पर गोलियां चलाता है और गाड़ी के सही हिस्से पर निशाना साध कर पूरी गाड़ी को ही पलट देता है। इस तरह वह जनरल का भी काम तमाम कर देता है। मगर इस जंग के दौरान चिंग नाम की एक लड़की जो जनरल के लिए काम करती थी, उसकी बॉडी में आग लग जाती है। ली दौड़ कर जाता है और उस आग को बुझा देता है, लेकिन तब तक उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। लौटते वक्त पेंटर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और फिर धमाका करके जनरल के पूरे ठिकाने को मिट्टी में मिला देता है। करीब 1 महीने बाद चिंग धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक होने लगती है। पेंटर उसे एक नई आईडी और पासपोर्ट देता है जिस पर उसका नाम युवान लिखा था। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि युवान उसकी प्रेमिका का नाम है, लेकिन पेंटर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इस तरह नई पहचान के साथ चिंग पेंटर की गैंग में शामिल हो जाती है और धीरे धीरे ली की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हालांकि ली इन सब बातों को ज्यादा भाव नहीं देता। इसी बीच एक दिन वे सब मिलकर युवान का आर्ट शो देखने जाते हैं, जहां पेंटर ली से कहता है कि उसने उसके लिए रिजॉर्ट का इंतजाम कर दिया है। अब वो युवान के साथ सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। लेकिन ली दुखी होकर कहता है कि क्या युवान को एक क्रिमिनल के खरीदे हुए रिजॉर्ट में रहना पसंद आएगा। ठीक तभी उन्हें पता चलता है कि युवान उस आर्ट गैलरी के मालिक लुक से शादी करने जा रही है। असल में ली ने काफी दिनों से युवान से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, जिसकी वजह से युवान ने उसका और इंतजार नहीं किया और लुक के साथ रिलेशनशिप में आ गई। यह खबर जानने के बाद ली चुपचाप गैलरी से बाहर निकल आता है और पेंटर को बताता है कि वह और चिंग अब यह गैंग छोड़ना चाहते हैं। पेंटर बुरी तरह भड़क कर उसे गालियां देता है और कहता है कि इंक बनाने का काम खत्म करके ही वह यहाँ से जा सकता है। इधर वह अंडरकवर ऑफिसर विंग अब भेस बदलकर सीधे पेंटर से मिलना चाहता है, लेकिन पेंटर के मन में पहले से ही शक था। वह छानबीन करके पता लगाता है कि अंकल यान नाम के उसके एक गैंग मेंबर ने एक घड़ी खरीदी है और उसे खरीदने के लिए उसने उनके अपने बनाए हुए जाली नोटों का इस्तेमाल किया है, जबकि पेंटर की गैंग का सख्त रूल है कि कोई भी खुद के जाली नोटों से कुछ भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब था कि यान ने रूल्स तोड़े हैं और उसकी इसी गलती की वजह से पुलिस को उनकी हरकतों का पता चल गया है। इसी वजह से पेंटर यान को सजा देना चाहता है। यान उसके सामने गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी पत्नी और बेटी की जान की भीख मांगता है, क्योंकि पेंटर का एक और खौफनाक नियम है, अगर कोई गलती करता है तो उसके परिवार को भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पेंटर यान की रोने धोने वाली बातों पर ध्यान नहीं देता और ठंडे दिमाग से सीधे उसे गोली मार देता है। यह बेरहम कत्ल देखकर ली खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह तुरंत पेंटर पर झपट पड़ता है, लेकिन पेंटर उसके कान के पास से गोली चला देता है और उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का जड़ देता है। इधर विंग दोबारा भेस बदलकर पेंटर से मिलने आता है, लेकिन पेंटर को उसके सारे प्लान पहले से पता थे, इसलिए बात करने के दौरान वह अचानक ली से कहता है कि वह विंग को गोली मार दे। लेकिन इस बार भी ली अपनी जगह से हिल नहीं पाता। आखिर में पेंटर खुद ही विंग को गोली
मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह ली पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसके सामने कुछ ऐसा रिवील करता है जिसे सुनकर ली के पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। पेंटर दिखाता है कि उसने युवान और उसके होने वाले पति लुक को इस वक्त बंधक बना रखा है, यानी इस आदमी ने किसी तरह युवान और लुक को किडनैप कर लिया था सिर्फ ली को ब्लैकमेल करने के लिए। पेंटर ली को सीधे लुक पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन ली इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। वह उल्टा पेंटर पर ही पिस्तौल तान देता है। इसी दौरान ट्रिगर दबने से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं जिसमें लुक मारा जाता है। इसके बाद पेंटर और ली के बीच एक जबरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान चिंग आकर पेंटर के आदमियों को एक के बाद एक खत्म करने लगती है। आखिर में ली सीधे पेंटर के सीने में गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। इधर ली युवान को बचाना चाहता है, लेकिन चिंग युवान को जान से मारने की धमकी देकर उसे रोक देती है। असल में चिंग ली की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वह किसी भी हाल में युवान को ली के पास नहीं जाने देना चाहती थी। ली के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह युवान को वहीं छोड़कर वहां से निकलने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद वह पैसों का बैग लेकर उसी रिजॉर्ट में चला जाता है जो पेंटर ने उसके लिए खरीदा था। अगली सुबह ली अखबार में पढ़ता है कि पुलिस को पेंटर की डेड बॉडी नहीं मिली है। तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि शायद पेंटर मरा नहीं है और वह युवान को मारकर बदला लेगा। इसलिए ली युवान को बचाने के लिए तेजी से निकलता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। यानी इसके बाद जो हुआ वह हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पुलिस ली के सामने शर्त रखती है कि अगर वह पेंटर के बारे में सारी जानकारी देगा तभी उसे जमानत मिलेगी, और जिस युवान को ली छोड़कर आया था वही युवान उसे बचाने आई है, क्योंकि ली ने जेल से लेटर लिखकर उससे माफी मांगी थी। याद है मूवी की शुरुआत में नकली स्टैंप लगाकर लेटर भेजने वाली बात? वह लेटर असल में इसी युवान को भेजा गया था। इधर युवान की सलाह पर ली पेंटर के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस उसे पेंटर का एक स्केच बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद उसकी जमानत हो जाती है और पुलिस उसे एक होटल में ले जाकर छोड़ देती है। वहाँ ली युवान से माफी मांगता है और उनके बीच एक रोमांटिक पल बीतता है। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर हो को पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी दिखाई देता है, जिसका चेहरा ली के बनाए हुए पेंटर के स्केच से हूबहू मिलता है। और मजेदार बात यह थी कि वह आदमी पुलिस की वर्दी पहनकर खुद पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा था, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर उसे तुरंत अरेस्ट कर लेता है। सबको लगता है कि देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आखिर पकड़ा गया, लेकिन वह आदमी हैरान होकर चिल्लाता है, मैं क्रिमिनल कब से हो गया? मैं तो एक मामूली पुलिस कांस्टेबल हूँ। जब वह अपनी आईडी दिखाता है तो इंस्पेक्टर हो का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि ली ने उन सबको इतनी देर से बेवकूफ बनाया है। लेकिन यकीन मानिए, असली सच तो अभी बाकी है और ये इतना चौंकाने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे। क्या आप अभी तक बात समझ पाए? इतनी देर से जिस भयानक पेंटर की कहानी सुनाई जा रही थी, वह पेंटर असल में कोई और नहीं बल्कि खुद ली है। जाली नोट डिजाइन करने से लेकर सेंट्रल बैंक की गाड़ी पर हमला करने और जनरल के ठिकाने पर नरसंहार करने तक ये सब कुछ उसने अकेले ही अंजाम दिया था। लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस के सामने बहुत ही मासूम बनकर पेंटर नाम का एक काल्पनिक किरदार खड़ा कर दिया, और जिस बेचारे पुलिस कांस्टेबल को उसने गिरफ्तारी के वक्त ड्यूटी पर देखा था, उसी का चेहरा उसने पेंटर के स्केच के तौर पर बना दिया। सोचिए, पूरी मूवी के दौरान हमें लगा कि ली एक मासूम आर्टिस्ट है जिसे जबरदस्ती इस जुर्म में घसीटा गया, जबकि वही इस पूरे ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड था। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी भयानक सच ये है कि चीन से आने के बाद ली की युवान से कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। जो लड़की उसे बचाने पुलिस स्टेशन आई थी और जिसके साथ वह होटल में था, वह असल में युवान नहीं थी, वह वही चिंग थी जिसकी ली ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे युवान का चेहरा दे दिया था। याद है जनरल के ठिकाने पर उस जंग के दौरान चिंग का चेहरा झुलस गया था? ठीक उसके बाद ली ने उसे युवान जैसा बनवा दिया, क्योंकि वह असली युवान को कभी हासिल नहीं कर सका था, इसलिए उसने चिंग को युवान बनाकर अपने पास रख लिया। खैर, अगले दिन नकली युवान बनी हुई चिंग बुरी तरह चिढ़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ली ने उसे कभी चिंग के तौर पर प्यार किया ही नहीं, वह तो बस उसके अंदर युवान का चेहरा ढूंढता रहा। इसी गुस्से में चिंग असली युवान और उसके बॉयफ्रेंड लुक को किडनैप कर लेती है और ली से कहती है, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो इन्हें खत्म कर दो। तब उनके बीच गन फाइट शुरू होती है और उस गोलीबारी में लुक मारा जाता है। इसके बाद जब ली वहां से भागता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वही चिंग फिर से उसे बचाने आती है, क्योंकि ली ने जेल से लेटर लिखकर उससे माफी मांगी थी। अब यह सारा सच जानने के बाद इंस्पेक्टर हो तुरंत होटल की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल के सारे गार्ड्स को खत्म करके ली और चिंग पहले ही फरार हो चुके
चुके थे। अब वे दोनों समंदर के रास्ते एक बोट में बैठकर हांगकांग से बहुत दूर भाग रहे थे। लेकिन तभी चिंग अचानक एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर ली का दिल टूट जाता है। चिंग बताती है कि वह जानबूझकर बोट को गोल गोल घुमा रही है और यहाँ आने से पहले उसने एक लाइटर पर बोट का नंबर लिख दिया था ताकि पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढ ले। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि चिंग समझ गई थी कि ली उसे कभी प्यार नहीं करेगा, वह सिर्फ उसके चेहरे में बसी युवान से प्यार करता है। यानी चिंग भी अब ली से बदला लेना चाहती है। तभी ली देखता है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वह तेजी से बोट चलाकर भागना चाहता है, लेकिन चिंग ने बोट में पहले से ही एक्सप्लोसिव्स छिपा रखे थे। वह ट्रिगर दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरी बोट आग के गोले में बदल जाती है। आखिर में वह आग उन दोनों को निगल लेती है। ली की मौत के बाद इंस्पेक्टर हो असली युवान के पास जाता है। वह उसे बताता है कि उन्होंने पेंटर की पहचान कर ली है। अब युवान को तो यह पता ही नहीं था कि ली ही असली पेंटर है, क्योंकि किडनैप के वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। जब इंस्पेक्टर हो उसे ली की फोटो दिखाता है तो वह कहती है, हाँ मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये कभी मेरा पड़ोसी हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि ली और युवान के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। उसका प्यार पूरी तरह से एक तरफा था और उसने कभी युवान से अपने दिल की बात भी नहीं कही थी। वह उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड था कि वह युवान जैसा आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसके जैसा ओरिजिनल आर्टिस्ट बनना ली के बस में नहीं था। इसीलिए उसने अपनी कॉपी करने की जबरदस्त स्किल का इस्तेमाल करके एक गलत रास्ता चुन लिया। उसका प्लान था कि बहुत सारा पैसा कमाकर वह एक दिन युवान के सामने सिर उठाकर खड़ा होगा, लेकिन उसका वह सपना भी आखिरकार राख हो गया। समंदर के काले पानी में बिखरे हुए बोट के टुकड़े, जलते हुए कागज की राख और एक कमाल के टैलेंट का यह बेकार अंत, जिससे उसने प्यार किया वह उसे जानती तक नहीं थी, और जिसने उसे प्यार किया उसकी उसने कभी कद्र नहीं की। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।